केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस खुफिया जाल की जो अब क्लासरूम से ऑपरेट हो रहा है, जहां तालीम की आड़ में तहजीब नहीं बल्कि तबाही सिखाई जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर एरा मेडिकल कॉलेज और अब मदरसों तक एक ऐसा नेटवर्क सामने आ रहा है जो पढ़ाई के नाम पर आतंक की बुनियाद रख रहा है। अरब देशों से हवाला के जरिए करोड़ों की फंडिंग, मेडिकल डिग्रीधारी आतंकी और अब मदरसों में संदिग्धों की घुसपैठ की आशंका खतरे को और बड़ा बना रही है। ऐसे में अब जांच का दायरा बढ़ गया है। मदरसों के मौलवियों, शिक्षकों और छात्रों की पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। कौन पढ़ा रहा है, कहां से आया है, क्या बैकग्राउंड है, किससे जुड़ा है और फंडिंग कहां से आ रही है, इस खबर पर पूरी जानकारी आज आपको प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी खबर उस सियासी सॉफ्ट सपोर्ट की है जहां देश के दुश्मनों को ढाल देने की कोशिश हो रही है। और ये कोई आरोप नहीं है बल्कि उन बयानों की सच्चाई है जहां दिल्ली ब्लास्ट का डॉक्टर टेरर एक्सपोज हो चुका है। वहीं देश के अंदर एक लॉबी ऐसी भी है जो इन आतंकियों को कवर फायर देने में जुटी हुई है। चाहे कांग्रेस के नेता हो या कश्मीर के क्षेत्रीय दल, बयान वही है, मंशा वही है और मकसद भी वही है। वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने से ये चूक नहीं रहे हैं। इस सियासी हमदर्दी की भी पड़ताल करेंगे। तीसरी खबर उस 3 तरफा ऑपरेशन की जहां पर आपको बताएंगे। देखिए ये आप देख रहे हैं अनमोल बिश्नोई की तस्वीर। आपको ये तीसरी खबर जो हम आपको और डिटेल में बताएंगे, पहले विजुअल लाइव आ रहे हैं वो दिखाना जरूरी है। आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अब भारत लाया जा चुका है और अब लंबी कानूनी प्रक्रिया का इसे सामना करना पड़ेगा। ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनआईए की कस्टडी में है ये इस वक्त और इसे 10 लाख रुपए का इनाम एनआईए ने घोषित किया था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में ये वांटेड है और अब इसे पहले कोर्ट ले जाया जा रहा है, पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर कस्टडी सबसे पहले एनआईए लेगी। और देखिए अलग अलग प्रदेशों में फैला हुआ है बिश्नोई गैंग और ऐसे में एनआईए पहले कस्टडी लेगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो भी कस्टडी ले सकती है। मुंबई, पंजाब, राजस्थान पुलिस भी लाइन में है। तो अलग अलग जगहों पर जहां इसने क्राइम किए हैं, जहां पर इसने अपराध किए हैं, वहां विदेश में बैठकर अब वो हिसाब यहां भारत में होना शुरू हो रहा है आज से ही, क्योंकि अब लंबी कानूनी प्रक्रिया है। जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का वो भाई जिसने अलग अलग घटनाओं में की रोल प्ले किया है और विदेश में रहकर प्लान किया। आपको याद होगा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल का नाम आया। आपको याद होगा कैसे पंजाब पुलिस भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इसकी तलाश में थी। राजस्थान पुलिस ने भी इस पर एफआईआर दर्ज किया, 1 लाख का इनाम है। कुल मिलाकर आपको बताएं कि बहुत सारे 20 से ज्यादा मामले अनमोल पर दर्ज हैं और अब एक एक करके सभी मामलों का हिसाब होने वाला है। और ये लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा राजदार है, तो तमाम जो सच्चाइयां हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि ये जो अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की जोड़ी है, इनका गैंग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तक फैला हुआ है। और इंटरनेशनल नेटवर्क्स भी हैं, कनाडा में भी घटनाएं हुई हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये वर्चुअल मॉडल ऑपरेट कर रहा था वहां अमेरिका में बैठ के, तो अब एक एक तह यहाँ पर खुलकर सामने आएगा, एक एक सच्चाई सामने आएगी। हर ऑपरेशन में किसको इसने टास्क दिया, कौन इसके शूटर्स हैं, सारी सच्चाई अब निकल कर सामने आने वाली। और देखिए 2 दुश्मन भी हैं, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा, तो वो कहीं इसको खतरा ना पहुंचाएं, इससे और जानकारियां पहले जो पुलिस है, जो एनआईए है वो हासिल कर पाए, ये भी एक चुनौती रहेगी। तो अब अनमोल बिश्नोई भारत लाया जा चुका है और यहीं से हिसाब शुरू होने वाला है उन तमाम चीजों का जो इसने किया है वहां विदेश में बैठकर। पूरी लंबी कानूनी प्रक्रिया से इसे गुजरना पड़ेगा। एक अभी एनआईए की कस्टडी में जाएगा, उसके बाद आगे भी दिल्ली पुलिस कस्टडी लेगी। अलग अलग मामले, क्योंकि बिजनेसमैन से करोड़ों की वसूली का मामला हो, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर फायरिंग, अलग अलग मामले हैं, अलग अलग मामले। और ऐसे में अब जांच के साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा का प्रावधान होने वाला है। अब हिसाब किताब होने वाला है जो विदेश में बैठकर तमाम अपराध किए गए हैं। तो गैंगस्टर्स पर अब नकेल भारत सरकार कस रही है। भारत की नीति साफ है, ये समझ में आता है, क्योंकि भारत अब किसी भी तरह से, जब हम कह रहे हैं कि
इन्हें छोड़ने वाला नहीं, आतंकियों का हिसाब हो चुका है, नक्सलियों का हिसाब हो चुका है और अब गैंगस्टर्स पर अहम फैसला लेने का वक्त है और उसी हिसाब से भारत नई नीति के तहत एक्ट करता दिखाई दे रहा है। ये विदेश में बैठकर गोलियां चलवाता था, फायरिंग करवाता था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसे इंटरनेशनल ऑपरेटर कहा जाता था, लेकिन अब ये लाया जा चुका है भारत। इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां सबसे पहले एनआईए कस्टडी लेगी। और मैं जैसा आपको बता भी रही हूं, लंबी फहरिस्त है, सिर्फ एनआईए नहीं है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, सबको इसकी कस्टडी चाहिए क्योंकि उनके प्रदेशों में भी इसने अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो गैंगस्टर्स का वर्ल्ड नेक्सस है उसको अब पूरी तरह से डिस्पोज करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो दिखाई दे रही है, उसका असर दिखाई दे रहा है। ये भारत लाया जा चुका है अनमोल बिश्नोई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एनआईए जो रिमांड मांगने वाली, आपको बताएं एनआईए ने पहले ही 10 लाख रुपए का इनाम अनमोल बिश्नोई पर घोषित किया हुआ था और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट केस में वांटेड भी है। तो अब एनआईए के पास बहुत मजबूत आधार है जिसके तहत अब इसकी रिमांड मांगी जाएगी। एनआईए के बाद दिल्ली पुलिस कस्टडी ले सकती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कस्टडी ले सकती है, मुंबई, पंजाब, राजस्थान पुलिस भी लाइन में है। तो बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है, बहुत सारा हिसाब किताब होना है जो अब अनमोल को फेस करना पड़ेगा क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो साबरमती जेल में बंद है, ये अनमोल बिश्नोई उसका छोटा भाई सब कुछ हैंडल कर रहा था, बिश्नोई गैंग की पूरी फंक्शनिंग ये संभाल रहा था और अब इसका हिसाब होने का वक्त आ गया है। गैंगस्टर्स का ये जो वर्ल्ड नेक्सस है, इसे तोड़ने की पहली कड़ी अनमोल बिश्नोई है जिसे भारत लाया जा चुका है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब एनआईए को कितने दिन की कस्टडी मिलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सीधे जुड़ रहे हैं। साहिल, जो वर्ल्ड नेक्सस है इनका, ग्लोबल नेक्सस, उसकी पहली कड़ी को तोड़ते हुए अनमोल बिश्नोई का हिसाब किताब आज से ही शुरू हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, लॉरेंस गैंग की कमर तोड़ी गई है अनमोल बिश्नोई को अरेस्ट करके और काफ़ी सारे जो राज हैं वो लॉरेंस गैंग की अब उगलने वाला है अनमोल बिश्नोई, क्योंकि अनमोल बिश्नोई को अभी फिलहाल कोर्ट के एनआईए कोर्ट के अंदर जो है प्रोड्यूस किया गया है। कितने दिन की कस्टडी की मांग की जा सकती है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बड़े सवालों की जो लिस्ट है वो एनआईए की टीम के पास है। उन्हीं सवालों के, उन्हीं ग्राउंड के आधार पर जो है कस्टडी की मांग की जाएगी। लेकिन क्योंकि विदेश में बैठ के अनमोल बिश्नोई पूरा लॉरेंस गैंग के सिंडिकेट को ऑपरेट करता था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किस तरीके से फाइनेंशियली गैंग को मजबूत करना है, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने हैं, कौन कौन से शूटर्स को जो है रिक्रूट करना है, कौन कौन से राज्यों में इसके पूरे जो सिंडिकेट के लड़के या शूटर्स मौजूद हैं, उनसे कौन सी वारदातों को अंजाम देना, ये पूरा जो काम था, पूरा जो नेक्सस था, वो अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठ के ऑपरेट करता था। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अनमोल बिश्नोई को एनआईए की टीम जो है अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन भारत के अंदर अनमोल बिश्नोई वो ऐसे कौन से लड़के थे जिनसे डायरेक्ट संपर्क करता था और उनको जो आदेश देता था, क्योंकि विदेश में बैठ के भारत के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर किसी पे घर पे फायरिंग करवाना, एक्सटॉर्शन मंगवाना और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना, ये पूरा काम जो था अनमोल बिश्नोई को सौंपा गया था। क्योंकि अनमोल बिश्नोई के ऊपर जो है सोचने समझने का कि अनमोल का हिसाब किताब अभी शुरू हुआ है, अभी एनआईए कस्टडी ले रही है, दिल्ली पुलिस को भी कस्टडी लेनी होगी। बिजनेसमैन को ये लगातार धमकियां देता था, पैसे एक्सटॉर्शन करता था, अलग अलग मामले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी कस्टडी चाहिए, पंजाब पुलिस को भी मूसेवाला केस में कस्टडी चाहिए, मुंबई पुलिस को बाबा सिद्दीकी केस में कस्टडी चाहिए। बहुत सारे प्रदेश हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे मामले हैं। तो अब ये शुरू हुआ, ये लंबा चलने वाला है, ये कानूनी प्रक्रिया पूरी। साहिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए साहिल से संपर्क हम दोबारा करेंगे। साहिल लगातार वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जरूरी इसलिए हो जाती है कि जो गैंगस्टर्स अभी भी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा जो बाहर बैठे हैं वो ये देख लें, ये अनमोल बिश्नोई यहाँ अमेरिका में बैठा हुआ था, वहां से वारदातों को अंजाम दे रहा था, वापस आ गया, भारत लाया गया है। भारत ने वो दलीलें दी हैं जो इसे वापस लाना पड़ा है और अब भेजना पड़ा है और अब अगला नंबर उनका हो सकता है। ये तस्वीरें ये तस्दीक कर रही हैं कि भारत जो ग्लोबल गैंगस्टर्स का नेटवर्क है, जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, भारत में वारदातों को अंजाम देते हैं, उनका हिसाब करने पर अब एक्टिव हो चुका है। अब रिएक्ट नहीं कर रहा, भारत एक्ट कर रहा है और उसके हिसाब से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।
तो इस पर और विस्तार से हम प्रहार में बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले प्रहार की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले वो सवाल जिसका जवाब आपको अगले 45 मिनट में हम देने जा रहे हैं। अल फलाह जैसी टेरर यूनिवर्सिटीज को सॉफ्ट सपोर्ट देने वाले लोग कौन हैं? एक्सपोज करेंगे उनको। ईडी रेड्स और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर रोना धोना मचाने वाले ये लोग हैं कौन? इस देश के निवासी हैं क्या? सॉफ्ट सपोर्ट से आतंक मॉड्यूल्स को बढ़ावा देकर सेक्युलर बनने का दावा करने वाले ये कौन है? अरब देशों से सालाना डोनेशन लेने वाले अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी असल में किसका सिलेबस पढ़ा रही है? क्योंकि पढ़ाई वाली बात तो नहीं लग रही, तबाही का सिलेबस लग रहा है। हवाला नेटवर्क से गल्फ कंट्रीज का पैसा भारत लाकर आतंकी मॉड्यूल फंड करने वाले मिडलमैन आखिर कौन है? उनका भी एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। सवाल पूछे जाने चाहिए क्योंकि सवालों का जवाब मिलता है। हमने कल पूछा था कि आतंकी यूनिवर्सिटी चलाने वाले इस चेयरमैन की गिरफ्तारी कब होगी? जवाब आज मिल गया है। आप तस्वीर देखिए, अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बताएं कि ईडी ने यह गिरफ्तारी की है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला अल फलाह के इस चेयरमैन को दिल्ली कोर्ट ने, आपको बताएं, 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। इसे आतंकी गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अब इसे ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। तो कल हमने ये सवाल पूछा था और शाम तक गिरफ्तारी हो गई। 13 दिन की कस्टडी में जावेद सिद्दीकी जो संस्थापक है अल फलाह का, उसे भेज दिया गया है। और देखिए, ये खेल यहीं रुका नहीं है। अल फलाह के आसपास लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि इस आतंकी फैक्ट्री में अभी भी जैश के कुछ लोग छिपे हो सकते हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर यहां पर चलाया जा रहा है। और चलिए पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं कि कैसे बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हुआ क्या है, जान लीजिए पूरा अपडेट। अल फलाह चेयरमैन जावेद सिद्दीकी ईडी के हत्थे चढ़ चुका है। 18 नवंबर को गिरफ्तारी हुई है और 13 दिन की रिमांड पर लिया गया है। दिल्ली रेडफोर्ट ब्लास्ट से यूनिवर्सिटी का कनेक्शन खुलकर सामने आया। यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी मुख्य आरोपी, इसने ब्लास्ट किया। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए, आपको याद होगा। और फर्जी NAAC ग्रेड UGC 12B का झूठा यहां पर सर्टिफिकेट लगाया गया था वेबसाइट पर, जो पकड़ा गया। ट्रस्ट से 100+ करोड़ फैमिली फर्म्स में ट्रांसफर किए गए। आप सोचिए, सऊदी कतर फंडिंग का हवाला रूट इन्होंने खोला और उसके जरिए पैसे लिए। जैश-ए मोहम्मद और AJH से लिंक सामने आया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के ये सीधे संपर्क में बताए जा रहे हैं। 25 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। 48 लाख कैश अब तक जब्त हुआ है। 6 डॉक्टर्स इंजीनियर्स गिरफ्तार किए गए हैं। व्हाइट कॉलर जिहाद मॉड्यूल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया है। ईडी का कहना है कि ये शिक्षा नहीं, टेरर फैक्ट्री थी अल फलाह। इस खबर को लेकर हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से क्या इनपुट दे रही हैं, वो सुनवाते हैं आपको। एक तरफ हेड ऑफिस है और दूसरी तरफ जावेद सिद्दीकी, वो भी यहाँ पे रहता था, जिसे कल ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने जो जांच किया है उसमें काफ़ी चीज़ें पता चली है जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है। बड़े पैमाने पर पहले तो फंड की हेराफेरी की गई। ट्रस्ट में जो पैसे आते थे परिवार की कंपनियों में उसे ट्रांसफ़र किया गया। निर्माण और केटरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट भी जो जावेद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दे दिए। करोड़ों रुपए की हेराफेरी, गैर कानूनी कमाई और कई शेल कंपनियों का जो इस्तेमाल वो जावेद सिद्दीकी ने किया है। कल जब यहाँ पे ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के लिए, उस दौरान ईडी की टीम ने जो रकत जावेद सिद्दीकी के घर से ईडी की टीम को मिला है, बरामद किया है, वो 48 लाख रुपए का नगद है। यानी भारी मात्रा में, भारी संख्या में कैश की बरामदगी हुई है। और 4 करोड़ से ज्यादा जो फंड की हेराफेरी की बात निकल के सामने आ रही है। हालांकि अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट से जो फंड आता है उसको लेकर के भी अब जो जांच है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ से ईडी ने चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज करके जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। और ऐसे में अब जांच की आंच बढ़ रही है। पैसे के साथ साथ जो भारी नगद बरामद हुई है और इसी के साथ साथ नगद के साथ कई अहम डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप्स वो भी ईडी को मिले हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को कोर्ट ने रिमांड पर भेजने से पहले यह साफ कहा है कि यह मानने के उचित आधार मौजूद हैं कि सिद्दीकी ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, जाली मान्यता के दावों और अल फलाह यूनिवर्सिटी के फंड को इधर उधर करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है।
ये उसी रिमांड की कॉपी है यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। अल फलाह के चेयरमैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी का कहना है कि आतंक की ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बनाए जाते हो इन्हें मिट्टी में मिला देना चाहिए। तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म की फैक्ट्री बन गई थी यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत गहराई से जांच आवश्यक है। किस तरीके से देश के अलग अलग कोने से आने वाले मुस्लिम युवकों को एक तरीके से वहां ब्रेन वॉश किया जाता था, जिहाद के लिए तैयार किया जाता था, और ऐसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और चांसलर को और मालिक को पता ना हो, ये अविश्वसनीय है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी और भी कई बड़ी चीजें सामने आएंगी। और देखिए, खुलासे लगातार हो रहे हैं और आतंकी नेटवर्क से जुड़ी देश में कितनी यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, आज ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ दो आशंकाएं हो सकती हैं। या तो सिर्फ अल फलाह ही देश में ऐसी इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसका टेरर लिंक है, या फिर देश में अभी और भी ऐसी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जिनका टेरर लिंक निकलता है या निकलना बाकी है। क्योंकि एटीएस और एनआईए की जांच अब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। थोड़ी और डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। एटीएस और एनआईए की यूपी के 3 मेडिकल कॉलेजेस पर नजर है। कानपुर का जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज रडार पर है। इसके अलावा लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और एरा मेडिकल कॉलेज पर भी नजर है जांच एजेंसियों की। जांच एजेंसियां पढ़ाई कर चुके बच्चों से पूछताछ कर रही हैं। एटीएस ने तीनों संस्थानों से छात्रों की एक पूरी सूची मांग ली है। साल 2013 से लेकर 2015 के बीच तैनात रहे डॉक्टर्स की भी पूरी लिस्ट तलब की गई है। एटीएस फोन करके दोनों के बारे में जानकारियां जुटा रही है, यानी शक है और यही वजह है कि लिस्ट पूरी तैयार की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब योगी बाबा की नजर उत्तर प्रदेश की जमीन पर चल रहे उन मदरसों पर भी है जिनमें कई गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, और इसीलिए अब यूपी एटीएस ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारियां मांग ली है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधकों के संबंध में जानकारी डिटेल में मांगी गई है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा सहित कई शहर हैं जहां पर कई जिले हैं जहां से जानकारियां तलब की गई है, मांगी गई है और विस्तृत जानकारी मांगी गई है, जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखाते हैं, दाएं और बाएं, ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, आप यहां देखिए, जहां पर टेरर लिंक मिलते हैं, और इस तरफ आपको बताएं आतंक का विश्वविद्यालय हमने आपको दिखाया, और इस बात की जांच की जा रही है कि इस देश में ऐसे और कितने विश्वविद्यालय हो सकते हैं जिसमें चोरी छिपे आतंकी कोर्स रखवाया जा रहा है, पढ़वाया जा रहा है। वहीं इस बीच अब देश के अंदर चल रहे मदरसों पर भी जांच एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो चुकी है। यहाँ मदरसों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ क्या रटाया जा रहा है, इसको लेकर भी अब जांच शुरू कर दी गई। तो ये 2 तस्वीरें जो आपको बता रही हैं कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, और मदरसों में भी क्या अंदर खाने कहीं कोई फंडिंग तो नहीं चल रही थी, इसकी तह तक पहुंचा जा रहा है। और यही वजह है कि अब मदरसों पर भी दिल्ली ब्लास्ट जांच की आंच पड़ चुकी है, और अब मदरसों को भी शायद अपने कागज निकालकर तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि बाबा की फोर्स किसी भी वक्त दरवाजा खटखटा सकती है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार सक्रिय है। यूपी एटीएस प्रयागराज ने लगभग 7 जिलों को नोटिस दिया है। उन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नोटिस में मदरसों की डिटेल मांगी गई है। ये 7 जिलों में जो भी मदरसे हैं, इनमें जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनका डिटेल, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके पिता का डिटेल, एड्रेस के साथ जमा करना है। साथ ही वहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी डिटेल मांगा गया है, और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ जो मौलवी वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, उनका भी डिटेल मांगा जा रहा है। तो कहीं न कहीं एटीएस को कुछ भनक लगी है, जिसके कारण 7 जिलों को नोटिस दिया गया है, जिसमें प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, बांदा है, चित्रकूट है। तो इन जिलों को मिला करके 7 जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की नोटिस भेजी गई है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ रही हैं, इस जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये कॉब वेब यानी मकड़ी के जाल की तरह बन चुका है, और क्योंकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, तो योगी बाबा भी फुल मोड में हैं, फुल एक्टिव हैं। और आज यूपी एटीएस टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल सेक्टर 5 में पहुंची, जहां 2 घंटे तक टीम ने यहां के कर्मचारियों से पूछताछ की है।
और सीसीटीवी भी जब्त कर लिए गए। तो एक्शन मोड में बाबा की फोर्स भी दिखाई दे रही है। अब एक तरफ आतंकी एक्शन को लेकर बाबा की फोर्स पूरे एक्शन मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस भी बदस्तूर जारी है। अपराधियों की चाल अभी भी लड़खड़ा रही है और ऐसा ही एक ऑपरेशन बाबा फोर्स ने कल रात फिर किया है, जहां बुलंदशहर में 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाशों के एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लग गई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी में बाबा हर मोर्चे पर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, अपराधियों को लगातार न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो वहीं टेरर नेटवर्क पर भी सीधा प्रहार जारी है। अवैध मदरसों की भी जवाबदेही तय कर दी गई है, ये भी रडार पर आ चुके हैं। तो वहीं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला प्रोजेक्ट भी पूरी तरह से एक्टिव है। और इस बीच बाबा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी पूरी तरह एक्टिव है। आपको बता रहे हैं कैसे हर मोर्चे पर कानून व्यवस्था हो, अवैध मदरसे हो, टेरर नेटवर्क हो, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात हो, ये सब तो चल रहा है। सांस्कृतिक गतिविधियां भी चल रही हैं। और देखिए खुद योगी बाबा कहाँ हैं, तो आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं इन सब एक्शंस के बीच में। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ सिंचाई विभाग की मीटिंग ले रहे हैं। नमामि गंगे वाटर प्रोजेक्ट की ग्रोथ कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी जुटा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली हुई है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं और मीटिंग्स भी चल रही हैं। तो वहीं कल शाम आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम का आशीर्वाद भी लिया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये कर्म योगी है, कर्म करते हुए, राजधर्म निभाते हुए आस्था भी अपनी दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। राम मंदिर पहुंचे थे और विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान कैसे किया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। खौफनाक नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और अब मदरसों तक जांच का दायरा पहुंच चुका है। हवाला नेटवर्क की ये फंडिंग कहां लगाई गई, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने देश की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। एनआईए और एटीएस की जांच ने एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक और अब मदरसों तक फैला हुआ है। जांच का सबसे बड़ा सुराग मिला अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां हवाला नेटवर्क के जरिए अरब देशों से करोड़ों की फंडिंग आने का खुलासा हुआ है। ऐसे में ईडी ने अल फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर धुआंधार रेड की। दस्तावेज, ट्रांजैक्शंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगालने के बाद यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के इस नए पैटर्न में शिक्षा के नाम पर कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। अब जांच की आंच कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज, लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और इरा मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुका है। कई संदिग्धों के टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। जांच में यह भी सामने आया है कि अल फलाह से जुड़े कुछ संदिग्ध मदरसों से भी संपर्क बना रहे थे। शक है कि ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए हवाला नेटवर्क से आया पैसा छोटे धार्मिक संस्थानों में लगाने की तैयारी थी। दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी मेन सेंटर था। जांच में अरब देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा भारत लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के मदरसों से लिंक की भी आशंका जाहिर की जा रही है। यूपी एटीएस को सुराग मिला है। ऐसे में मौलवी, प्रबंधक, बच्चों की पूरी जानकारी मांगी गई है। हर मदरसे की गतिविधियों पर निगरानी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा जैसे जिलों के सभी मदरसों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मौलवियों के नाम, स्थायी पते, प्रबंधकों के नाम, आधार और मोबाइल नंबर समेत दूसरे पहचान पत्र की जानकारी, पैसों की फंडिंग और खर्च का हिसाब किताब समेत पूरा डेटा तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया गया है। चित्रकूट के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने साफ कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर तुरंत कार्रवाई होगी। जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में नहीं है।
जांच शुरू हुई तो सियासत तो गरमानी ही थी। बीजेपी नेता रघुराज सिंह ने कहा कि ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो जवाब में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने मदरसों को लेकर ही सवाल उठा दिया है। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, उन्हें बेरोजगारों की परवाह नहीं है, टीचरों की परवाह नहीं है, पुलिस वालों की परवाह नहीं है, महिलाओं की परवाह नहीं है, दलितों की परवाह नहीं है। दलितों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, उनको पेशाब चटवाया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगे। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और ये मिस इंटरप्रिटेशन मैंने देखा मदरसे के केस में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। मदरसा लिखा नहीं, इसके बावजूद मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे खुलते जा रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह अकेली टेरर लिंक्ड संस्थान है, या फिर देश में ऐसे कई और संस्थान हैं जहां शिक्षा के पर्दे के पीछे सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, देश में मदरसों पर शक की सुई तो कई बार पहुंची और बीजेपी के कई नेता लगातार मदरसों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते रहे। असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा तो यहां तक कह चुके हैं कि देश के अंदर ये सभी मदरसे बंद कर देने चाहिए। मदरसा से क्या होते हैं? बोले मुल्ला बनते हैं। तब मैंने वो अधिकारी को बोला कि मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? मुल्ला बनाने का ठेका क्या हमने लेके रखा हो? बोले नहीं साहब, ये तो 1935 से चल रहा है, हमें मदरसा को वेतन देना है। मैं बोला अगर मैं बंद कर दूं तो क्या होगा? बोले बहुत हल्ला होगा। मैं बोला ठीक है, हल्ला होगा तो मजा आएगा, आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो, आज से ही पूरा मदरसा बंद करो। और देखिए, देश के अंदर चल रहे कुछ अवैध मदरसों पर हमेशा से कुछ कठिन सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इनका जवाब देने के बजाय ये कहा जाता है कि ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा। अब बुरा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन प्रहार में तो सवाल पूछे जाएंगे कि सरकारी फंड लेने वाले मदरसों में कट्टर किताबें पढ़ाने वाले फंडर्स को ट्रेस करने में देरी क्यों की जा रही है? मदरसों में हथियार और जिहादी साहित्य मिलने की खबरें बार बार क्यों आती रहती हैं? सरकारी मदद लेने वाले मदरसे ऑडिट और पारदर्शिता से भागते क्यों हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ मदरसों को खुली छूट देना है? मदरसों में आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी किताबें लागू करने में आखिर देरी क्यों जा रही है? अच्छी शिक्षा को तो सभी का हक है। अगर मदरसा सिर्फ धार्मिक शिक्षा देता है तो सरकारी फंड लेने का हक कैसे हो गया? पाकिस्तान से फंडिंग और वहाबी विचारधारा वाले मदरसों पर चुप्पी कब तक रहेगी? क्या देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक मदरसों के लिए और एक बाकियों के लिए? ये सवाल जरूरी है। अब एक तरफ मदरसों को लेकर बड़ा बवाल शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर पलते पाकिस्तानी तनख्वाह पाने वालों पर भी एक्शन तेज हो गया है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा जम्मू लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर लिंक में नाम सामने आने के बाद अब इसमें कश्मीरी डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा होने के बाद अब लोगों की नजर बाकी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर भी है जहां इस तरह का पैटर्न अपनाया जा रहा है। ऐसी एक शिकायत जम्मू के माता वैष्णो देवी कॉलेज को लेकर भी मिली है। ये खबर जरूर सुनिए, जहां एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर हंगामा मच गया, क्योंकि यहां खबर है कि 50 में से 42 सीटों पर, सुनिएगा, 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को चुन लिया गया है। और ये वैष्णो देवी कॉलेज का हम आपको बता रहे हैं पूरा मामला। पूरा विवाद क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में विवाद छिड़ गया है। इस साल शुरू हुए एमबीबीएस के पहले बैच को लेकर ही यहां विवाद खड़ा हो गया। 50 में से 42 सीटें मुस्लिम विद्यार्थियों को अलॉट करने पर बवाल हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ द सीटें मुस्लिम विद्यार्थियों को अलॉट कर दी गई हैं। इंस्टीट्यूट को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है इस इंस्टीट्यूट को, इसीलिए अब हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का आरोप है कि ये कॉलेज केवल दान के पैसों से चलता है और ऐसे में उनकी आस्था का सम्मान प्रशासन को करना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा कैंपस में बना है।
मौजूदा समय में 36 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के ही बताए जा रहे हैं। खाली रही सीटों के लिए फिर से काउंसलिंग होने की बात आ रही है। बोर्ड का दावा है कि पूरी प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की गई है, लेकिन चर्चा चल रही है। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस विवाद को लेकर हंगामा किया है। उनका आरोप है कि माता वैष्णो देवी के नाम से बने कॉलेज में 42 सीटें मुसलमानों को मिलना और सिर्फ 7 सीटों पर हिंदू छात्रों का होना ठीक नहीं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो नया खुला है और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर 42 सीटें जो है नीड बेस पर जो है वो कश्मीर के लोगों को आवंटित की गई। 7 सीटें जो हिंदुओं को, 1 सिख कम्युनिटी को दी गई है। हमारी ये मांग है कि क्यों आप लोगों ने हिंदुओं का पैसा जो है वो कश्मीर के स्टूडेंट के लिए। देखिए, ऐसी यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार जांच जारी है, जहां दाखिले का पैटर्न कुछ संदिग्ध मालूम पड़ता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, जहां तबलीगी जमात की फंडिंग का खेल भी सामने आ चुका है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। तबलीगी जमात से जमाती ज़कात के नाम पर टेरर फंडिंग हुई। ज़कात यानी दान का पैसा। इन्हीं पैसों से ही आतंक के सामान खरीदे गए। दान के पैसों से, ज़कात के पैसों से देश विरोधी मंसूबे पूरे किए जाते थे। इन्हीं पैसों से विस्फोटक सामग्री खरीदी जाती थी। फंडिंग का बड़ा हिस्सा आतंक की नर्सरी चलाने में खर्च हो रहा था। फंडिंग में कई मुस्लिम देशों की संस्थाएं भी शामिल हैं और इन संस्थाओं की बैंक डिटेल्स भी अब खंगाली जा रही है। करीब 15 बैंक के खातों की जानकारी एजेंसीज ने भेजी है और बैंक की डिटेल्स आते ही बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं कि विदेशों से कौन पैसे भेज रहा था। और इन सब के बीच एक खबर यह भी आ रही है कि अल फलाह जैसी आतंकी पाठशालाओं में डॉक्टर के भेष में फिदायीन दस्ता तैयार किया जा रहा था। फिदायीन दस्ता। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़े सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा करा। फिदायीन दस्ता आप समझते हैं, जैसे उमर ने ब्लास्ट किया वैसे ही अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करते, इस तरह का दस्ता बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। जांच के दौरान एजेंसियों को डिजिटल हवाला से जुड़े सबूत भी हाथ लगे हैं। पैसे कैसे भेजे जा रहे थे। जैश ने पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सादापे जैसे ई वॉलेट्स के जरिए डोनेशंस लिए हैं। एजेंसियां अब डिजिटल फंडिंग नेटवर्क और महिलाओं को जोड़ने की साजिश की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, जांच कर रही हैं। अब आप सोच कर देखिए कि हमारे देश के अंदर कितना बड़ा टेरर नेटवर्क चोरी छिपे खड़ा किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो इन्हें सॉफ्ट सपोर्ट देने से पीछे हटने को राजी नहीं है। कौन कौन से चेहरे जरा आपको बता देते हैं। कश्मीर में अन्याय का परिणाम तो होगा, हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता ने कहा। इसके बाद आते हैं इमरान मसूद, कहते हैं कि ये आतंकवादी भटके हुए युवा हैं। इसके बाद एक और बयान बताते हैं आपको, घरेलू आतंकियों के मुद्दों को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। पी चिदम्बरम कांग्रेस के एक और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन्हें कवर फायर देने की कोशिश करते दिखाई दी है। सुनिए। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है। आपने बयान सुन लिया, अब आपको देश की भावना क्या है इस बात को भी समझना चाहिए। हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं,
लेकिन हमारे देश के अंदर एक लॉबी है जिसे देश की भावना समझ ही नहीं आती। आप इसे इस बात से समझिए कि गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो एक खतरनाक जहर रिसिन बना रहा था, गुजरात एटीएस ने पकड़ा था, इसे कल जेल के अंदर पीटा गया। यानी जेल के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं वो भी देश विरोधियों को पसंद नहीं करते, तो ये बड़े बड़े नेता कैसे पसंद कर रहे हैं? अब एक तरफ आतंकी सोच वालों की जेल में पिटाई चल रही है, तो वहीं देश विरोधी साजिश रचने वालों की टेरर नेटवर्क पर चोट की जा रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि जो अपनी मातृभूमि से प्यार सिखाता है वो ही हिंदू धर्म है, और हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक विशालकाय कल्चर है। सुनिए। ऐसे जो लोग हैं, मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं, वो सब हिंदू है। तो हिंदू को रिलीजियस कॉनोटेशन में नहीं लेना। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं मोहन भागवत की विशालकाय धर्म है जिसमें ईसाई मुस्लिम सब आते हैं। लेकिन आपको बताएं कि एस जयशंकर भी ये कह रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट एक तरह से प्रोटेक्शन है ये नहीं देनी चाहिए। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। Don't forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism. तो देखिए, भारत अब टॉलरेट नहीं करेगा, ये क्लियर कर दिया है। भारत रिएक्ट नहीं एक्ट करेगा, ये आज पता चल रहा है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।